हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी सी चलबुली सी अलबेली सी अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। किसी ने कहा है, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाए। और एक कलाकार की जिंदगी में ख्वाहिशें थमने वाली कोई बात होती नहीं। तो इसी के साथ स्वागत करती हूं मैं अपने एक बेहतरीन कलाकार, कमाल के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर संतोष ओझा उर्फ सैम का। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि सर। थैंक यू अंजलि। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बारिश में भीग गए थे? बारिश में आप इंटरव्यू लेंगी तो ये तो हो ही जाएगी। अब काम तो काम होता है। हाँ, पर इज्जत और प्यार मिले तो जाना चाहिए। आप बिहार से हैं? यस। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में एक जगह है, बक्सर जिला है, पर मेरा गांव भी है वहां से 20 किलोमीटर। सो यूपी और बिहार का बॉर्डर है, दियारा क्षेत्र उसको बोलते हैं। खरहाटार मेरे गांव का नाम है। खरहाटार? खरहाटाण। टाण टाण इज बेसिकली, वहां गंगा नदी पहले बहती थी, दादाजी बताते थे। तो हमारा घर उस तरफ था जिधर दूसरे गांव है ना। हाँ। तो टाण जैसे इधर रेत, जो खेत वेत जैसे थे, तो जब गंगा जी दुआबा क्षेत्र है ना, तो गंगा जी अपने जगह से बदलती जाती थी, तो वो गांव डिमोलिश हो गया वहां से। तो इस तरफ टाण की तरफ खरगोश इधर रहते थे, खरा खरा जिसको बोलते हैं। हाँ। तो वो गांव ऐसे खराटार हो गया। मतलब बहुत ज्यादा ही खरगोश का। मतलब हमारे गांव से पास में गंगा नदी भी है। अच्छा। हाँ, और उसके पार जो है ना बलिया है, बागी बलिया, मंगल पांडे ये। अरे वाह। तो बक्सर बलिया और उसके बीच में मेरा गांव है। तो खरहाटार। हाँ, इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस एक्चुअली। क्या है? माइथोलॉजिकल, जैसे बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764। और जो माइथो में है कि श्री राम जी वहां से, दैट इज सिद्धाश्रम गंगा नदी के। तो विश्वामित्र जी वहां पे तपस्या करते थे। अच्छा। तारकावत जो हुआ है वो बक्सर में हुआ। तो फर्स्ट जो शस्त्र और अस्त्र की जो शिक्षा दीक्षा हुई ना, जब विश्वामित्र जी गए अयोध्या, वहां से उन्होंने बोला कि आई वांट टू ट्रेन देम, यू नो लाइक। तो राम जी और लक्ष्मण जी को वो उनको लेके आए वहां पे। मतलब काफी बहुत हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल है बहुत। अहिल्या जी का भी वहां पे है, नो लाइक। तो फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली बड़ी है, ज्वाइंट फैमिली है, पर सब लोग अलग अलग, अलग गांव पे कोई रहता नहीं है। चाची है, उनके बच्चे हैं। जब पापा थे तो वो रहते थे, अभी उनकी डेथ 2011 में होगी। तो वहाँ ज्यादा सब लोग आते हैं ओकेजन पे ना, ज्यादातर। बाकी सब यहाँ वहाँ रह रहे हैं दिल्ली में। जो मेरे चाचा हैं, कजिन्स हैं। मेरा छोटा भाई जो पुणे में इंजीनियर है वो। मेरी सिस्टर, उसकी शादी हो गई है, तो वो बक्सर में ही रहती हैं, वहाँ पे पढ़ाती हैं। वो टीचर हैं वो, गवर्नमेंट। तो मम्मी कभी वहाँ रहती हैं सिस्टर के साथ, कभी पुणे। उनको बॉम्बे में मेरे साथ अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अच्छा, सिंगल है तो हम लोग शादी कर लीजिए। हाँ, शादी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें एक अलग इंटरव्यू हो सकता है। नहीं, मतलब हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जो बच्चा हो उसकी शादी हो जाए। हाँ, वो तो उनकी है। पर है शादी, मतलब एक चीजें है ये जो, मतलब आप इसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग विद द विंड, यू नो लाइक फ्लो। क्या हो रहा है ऑर्गेनिक वे में, लेट इट बी हैपन, है ना। आप जबरदस्ती कोई चीज नहीं कर सकते। जैसा आपने बताया कि पापा नहीं है अभी, पापा को मिस करते हैं ऑब्वियसली। आप मतलब मेरा तो एक्टिंग करियर ही उनकी वजह से शुरू हुआ था। अच्छा, कैसे? ही वाज सो स्टाइलिश, यू नो लाइक। तो बचपन से उन्होंने जो मुझे सिखाया है, जो पढ़ाया है, तो बहुत ही, मतलब कभी भी मैं कुछ अगर ऐसी चीज खरीदता हूँ, जैसे मान लो कि अगर जीन्स मुझे खरीदना है, तो तब के जीन्स जो है ना, अगर मुझे जो पसंद आते थे वो बहुत कॉस्टली चीजें पसंद आती हैं। तो मैं नीचे देखता था रेट, है ना, जैसे 600 850 वाला नहीं जीन्स लेना। तब जब मैं इंटरमीडिएट में था, मैं बलिया में पढ़ता रहा, तो वो बोल रहे थे कि आप यू डोंट गो विद द प्राइस, नो लाइक। आपको जो पसंद है वो लो वो करो। तो मेरा एक्टिंग के लिए भी रोक टोक नहीं की? नहीं, एक्टिंग के लिए रोक टोक तो होगा ही, क्योंकि हम लोग जहाँ से हैं एक्चुअली। वैसे मैं पैदा तो गाजियाबाद में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मेरे पापा वहाँ जॉब करते थे। अच्छा। मेरे बड़े पापा भी वहाँ जॉब करते थे।
फिर हम रांची चले गए, फिर पटना, फिर बक्सर, तो ऐसे मैं इधर उधर घूमता रहा, फिर गांव। तो ये था कि मैं एकेडमिक में था, और शुरू से सब लोग, मेरे बड़े जो पापा के बेटे हैं वो लोग भी बहुत है ना पढ़ाकू, अभी तो एयरफोर्स में थे, रिटायर होकर फिर बैंक में जॉब कर रहे हैं, फिर सेटल है बड़े लोग। तो पढ़ने वाला ही था, नाटक नौटंकी वाला नहीं था। वो चाहते थे कि तुम पढ़ो, इंजीनियर तो बनो, कम से कम कुछ ऐसा करो। तो वो उनका था, एक्टिंग का नहीं था, पर मेरा बचपन से शौक था। पर जब मैंने उनको बताया तो फिर तो बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई होगी, बहुत गुस्से में आ कहीं गए। से कुछ तो आर्ट वाला रहा होगा ना, जिसकी कहते हैं ना कि आप आर्टिस्ट हैं और अगर इस फील्ड में आपका रुझान हुआ है तो कहीं से कुछ तो रहता है। हाँ, कुछ तो रहता है, इनबॉर्न है एक्चुअली। और वो मुझे पता नहीं है, मेरी मम्मी बताती है कि वो शायद गाजियाबाद में जब मैं पेट में था तो वो तमाशा देखने जाती थी ना, जैसे अच्छा। हर स्टेट में कहीं भी ना तमाशा होता है, तो जैसे लोग जो थे ना गरीबा वगैरह, वो आगे कहीं अगर बच जाते थे तो वहां पे जो है ना वो लोग कुछ नाटक तमाशा करते थे, तो शायद वो देखने वो जाती होंगी, तो उसका असर हुआ होगा। या मेरा ननिहाल जो है उसमें आर्टिस्ट है, म्यूजिक घराना है। हाँ, तो फिर तो मतलब तो कहीं तो मेरे आर्ट को है। म्यूजिक का नहीं आया कुछ भी, मतलब मैं जो चाह रहा था, पर मेरे को एक्टिंग का ये सब आ गया, राइटिंग का, एक्टिंग का, ये क्रिएटिव आ गया। म्यूजिक, वही मतलब म्यूजिक सुना हूं, मतलब समझ है मेरी, पर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या गाना उतना अच्छा वैसा नहीं आया। पर एक दूसरा जो पक्ष है ना, डायमेंशन, वो निकल के आया। तो कैसे शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपने दिल्ली से शुरुआत करी, थिएटर कैसे? ये शुरुआत तो था, मतलब अगर आप बचपन में फिल्में देखते हैं, जब शोले देखते हैं, नो नदिया के पार देखते हैं, फिर आप और भी फिल्में देखते हैं, नो मिथुन दादा की, नो लाइक, फिर गोविंदा की, फिर शाहरुख खान की बाजीगर, फिर ऐसी फिल्में देखते हैं, तो एक होता तो है ना कि यार मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है। फिर चूंकि आप पे इतना पीयर प्रेशर होता है कि घर पे भी आप पढ़ाई में आप रहते हो और उसमें भी अच्छा करना होता है। तो जब मेरे 11th-12th में था कि कुछ ऐसा करना है, पर कुछ याद नहीं आया, क्योंकि सारे साथ के जो लोग थे ना वो सब इंजीनियर बनना चाह रहे थे। तो हम सब जो है इंजीनियरिंग करने के लिए इलाहाबाद आ गए, यहाँ कोचिंग भी करने लगे। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा एनवायरमेंट मिला उसमें पॉलिटिक्स भी था इलाहाबाद में आके, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते थे, नो लाइक वो शुरू से था। एक सोशल जो है ना मेरा था कि मेरे दोस्त बचपन से हैं, तो वो हुआ। फिर एक्टिंग का हुआ कि थिएटर से जाके ना एक पता चला कि ये है जो आपके अंदर है, तो टैलेंट, पर आपको ग्रूम करना होगा, यहाँ पे लर्न द स्किल्स, नो लाइक पॉलिश करना होगा। क्योंकि तब मैं ऐसे बोलता था जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बिहार में ना भोजपुरी का जो एक एक्सेंट होता है ना वो आता था। जैसे हम पेड़ बोलते तो फेड़ भी बोलते, लाइक फेमस बोलते तो फेमस भी बोल देते, फेमस कर देंगे, तो फेमस नहीं करेक्ट करते। बारिश को तो हम लोग बारिश बोलते हैं, शराब को तो शराब बोलते हैं। तो वो वाला था, वो सारी कमियां थी। तो मेरे जो एक कजन है, वो अंकल लगते हैं, एक्चुअली हम उनको भैया बोलते थे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि गो टू अफजल भाई, अफजल खान जो है मेरे पहले गुरु हैं थिएटर के इलाहाबाद के, तुम वहां जाओ। तो उन्होंने जो क्लासेस लिए तो समझ में आ गया कि बनना तो चाहते हो आप, एक्टर हीरो जो भी है, लेकिन वो आसान नहीं है। तो फिर मैं वहां से दिल्ली गया, फिर दिल्ली में एक संघर्ष चला कि कैसे, कहाँ सीखें, किससे सीखें, कुछ पता ही नहीं चलता था, तो हम भटकते थे। तो वो भटकाव जो है फिर मुझे इंडियन थिएटर लेके गया चंडीगढ़, जहां में मुझे बहुत, मतलब मैं आई एम जस्ट फॉर्चुनेट कि मेरे वैसे गुरु हैं जो, मतलब मुझे अभी प्राउड फील होता है अपने आप पे। मैं उनके लिए कैसे चला हूँ ये नहीं पता है ना, सब तारीफ करते थे, अप्रिशिएट किया है सबने। लेकिन मोहन मर्सी सर जो अभी नहीं है, अंजला मैम उनकी वाइफ, जी कुमार वर्मा, दे ऑल आर फ्रॉम एनएसडी, यू नो लाइक इब्राहिम अलका जी के सब स्टूडेंट, और अपने मतलब एक जाने माने जो डायरेक्टर और लाइक प्रोफेसर, तो वो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में पढ़ाते, तो उनसे ट्रेंड होने का मौका मिले। तो मेरा एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वहां चला गया।
तो प्रॉपर चंडीगढ़ आप मतलब मतलब मुझे 2 साल रहने को मिला, एंड वो मेरा एक मेरे एटीट्यूड, मेरे कैरेक्टर को इनहांस करने के लिए आई एम थैंकफुल टू चंडीगढ़। अभी आप इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री में आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, उस टॉपिक पे तो हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इंडस्ट्री में एक होता है मेहनत, दूसरा होता है किस्मत। आपको किस पे भरोसा है? एक्चुअली किस्मत तो है, ऐसा नहीं है, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, और वो हमारे सनातन में भी है। और कर्म का भी महत्व है ना, कर्म का लेखा जोखा भी होता है और प्रारब्ध भी होता है। तो प्रारब्ध होता है कि आप किसके घर में पैदा हुए हैं, कहाँ, कौन आपके गुरु बने। जैसे मैंने बोला ना कि आई वाज सो फॉर्चुनेट कि मुझे मेरे एनएसडी में नहीं सिलेक्शन हुआ। मैं श्रीवर्धन भैया ने मुझे बोला कि यू गो टू लाइक इंडियन थिएटर, तो एमएन थिएटर है वहां। मैंने बोला वहां तो प्रोडक्शन कम होता है। कह रहे एक होता है ना प्रोडक्शन, पढ़ने को तो इतना कुछ मिलता है ना, क्योंकि आपके टीचर्स जो हैं वो बाबा लोग हैं। बाबा मैंने मोहन महर्षि हैं, अंजला जी हैं, नीलम मानसिंह है, जी कुमार वर्मा है, महेंद्र कुमार है ना। तो ऐसे लोग हैं, आप उन लोगों के साथ काम करोगे, सीखोगे, तो वो आपकी किस्मत है। पर आपका कर्म क्या है, वो जो होमवर्क देंगे आपको करना होगा, आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी देर से मिलता है, कभी ना जल्दी मिल जाता है, पर हमारे यहाँ सब कुछ बैलेंस किया गया है। ये भी बोला गया है कि देर आए दुरुस्त है, और ये भी आएगा इंतजार। जब अगर श्री राम जी को इंतजार करना पड़ा 14 साल, तो वो इंतजार का फल भी तो एक अलग है ना उसका, तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो वैसे ही अगर महाभारत में पांडव को 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास किया है, तो उसके बाद जो हुआ है, तो फिर लड़ाई करके फिर तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। किस्मत तो साथ देगी ना, पलट सकती है एक बार को किस्मत जो है ना, आपके कर्म के ऊपर मोहित हो सकती है। पर किस्मत से जो चीज मिल जाती है, अगर आप यू आर नॉट कैपेबल ऑफ कि उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो किस्मत आपका बार बार साथ नहीं देगी। लेकिन कर्म आपके बार बार किस्मत को इंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि किस्मत कभी ना कभी एक बार रिग्रेट भी कर सकती है कि यार इसने तो बहुत कर्म किया, इसको देना चाहिए था, इसको देना है। या व्हेन यू आर ना आफ्टर लाइफ, जो आप जो मृत्यु लोक में है, उसके बाद भी आप कहीं भी किसी से नजर मिला के खड़े हो सकते हो। आप किसी को बोल सकते हो, अगर भगवान को, ईश्वर को भी बोल सकते हो कि आई एम डूइंग हार्ड वर्क, यू आर नॉट गिविंग मी चांस। तो जवाब आपको नजर नहीं झुकानी पड़ेगी जब आप मेहनत कर रहे हैं, तो लेकिन किस्मत से मिल जाएगी तो जा भी तो सकती है, जा भी सकती है। तो किस्मत का है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ, आई बिलीव मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ, तो मैं नास्तिक को भी गलत नहीं समझता हूँ। लेकिन मुझे जैसा बचपन से सीखने को मिला है, तो मेरे दादाजी ने ये बोला कि जब आप प्रॉब्लम में हो एंड यू हैव टू सरेंडर कृष्णा के सामने, और कृष्णा तो ही विल कम। एग्जाम्पल है हजारों, और मैंने बहुत बार किया है, वो आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर ना, लाइक फॉर लास्ट 14 इयर्स। बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, तब भी यहाँ हूं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं छोटे छोटे काम को लेके। तो कर्म तो करना पड़ेगा, किस्मत तो है ही है ना। जितना हम आपको देखते हैं और जितनी हमने अभी बातें करी, बड़े बेबाक किस्म के इंसान हैं। हाँ, मानते हैं? हाँ, मतलब इसका तो फायदा नुकसान दोनों है। तो नहीं, मैं वही पूछना चाहूंगी आपसे कि बेबाक किस्म का इंसान होना, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं? फायदे तो बहुत हैं। कैसे? फायदा ये है कि जैसे मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे बुरे टाइम में भी मेरे साथ रहते हैं। मेरे घर वाले हैं, मेरे कजिन्स हैं, मेरे अंकल लोग हैं। मैं उनको टाइम नहीं देता हूँ, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो मेरा साथ देते हैं, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि ये ट्रू है यार। जो करना चाहता है उसके पीछे भाग रहा है। जैसे मेरा छोटा भाई मुझे बहुत हेल्प करता है, मेरी सिस्टर है ना, मेरी मम्मी, सब लोग,
मेरे दोस्त जो बाहर में हैं, अमेरिका में, दिलीप, ओम प्रकाश, यहाँ पे हेमंत, रवि और भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, राकेश बलू जी। सो दे आर फ्रेंड्स, विपिन पटवा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, कि क्योंकि मेरी उनसे लड़ाई भी होती रहती है, पर वो, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मैं उनके लिए, मैं बोलता हूँ कि मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता, पर डोंट प्रोवोक मी। और मेरा एक बहुत फंडा क्लियर है कि मैं आपको हल्के में किसी को भी नहीं लेना चाहिए, इवन सुई को भी नहीं लेना चाहिए, तलवार को भी नहीं लेना चाहिए। तो किसी जीव जंतु को, किसी को भी आप हल्के में मत लो। इवन जो तिनका होता है ना, वो कभी आंख में पड़ जाए ना तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप किसी को भी हल्के में मत लो। एंड देन आई सेड कि मैं हल्के में किसी को नहीं लेता हूं, तो आप भी मत लो, टेक ग्रांटेड। तो वो मेरा है वैसा, मैं मतलब शुरू से ही वैसा हूं, मैं डरता नहीं हूँ भगवान के अलावा, और खुद से डरता हूं कि मैं कहाँ पे हूं। क्योंकि जो जिस तरह के हम लोग के घर की जो हमारी परवरिश से माहौल है, उसमें हमें कुछ भी एक्शन करते समय हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि मैं बचपन से ही मार खाते आ रहा हूँ घर वालों, लड़ाई करके आओ, मार के आओ तब भी मार पड़ती थी, और पिट के आओ तब भी मार पड़ती थी। तो वो वाला जो है ना, वही वाला डर है, वो डर वाला कि मतलब कुछ क्या कहेंगे लोग, मतलब इस तरह की चीजें, गलत ना चीजें करने का। बाकी और किसी चीज का डर नहीं, और किसी चीज का डर नहीं लगता मुझे क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी वैसे ही हुई है। मतलब मेरे भाई लोग एयरफोर्स में हैं, चाचा सब तो वैसे ही, तो वैसी ट्रेनिंग हुई है, वैसा हुआ है बचपन से, पता नहीं इनबॉर्न है कुछ तो, कि मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज को करने में, किसी के साथ बात करने में, या कुछ भी करने में, नो लाइक अगर मैं गुस्से में आ गया तो फिर गुस्से में आ गया, पर आप मेच्योरिटी के साथ उस चीज को, अपने बिहेवियर को ना सुधारते हो, क्योंकि लड़ाई के कोई अंत नहीं होता है। सोल्यूशन तो प्रेम से ही मिलेगा, शांति से ही मिलेगी, और वो सेना भी कहीं भी, वो आप तैयार रहते हो। जैसे कि आप आंख दिखा के बात करो तो गलत है, आंख झुका के बात करो तो गलत है। टॉक टू ना, लेकिन आंखों में आके डाल के वो वाली बात करो, डर किस बात की। जैसे मैं होगा तो होगा, मैं आपसे आंखों में आके डाल के बातें कर रही हूँ। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लिए दोस्ती क्या है? दोस्ती तो मेरे लिए वैसे ही जैसे कृष्ण सुदामा की, अगर मैं सुदामा हूं तो मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, अगर मैं कृष्ण हूं तो सुदामा नहीं भी है तब भी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी दोस्ती वैसे ही बचपन से की, जब मेरे पापा जब इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, वो फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए थे, यहाँ पे ताज में ठहरे थे वो उस जमाने में, और जब आए थे वहां से, तो वो एक्चुअली जो रेलवे लाइन का ऑटोमेटिक जो लाइन बिछाने के, जो ट्रैक बिछाने के लिए जो मशीन आई थी, तो वो ही वॉज पार्ट ऑफ कोरियन इंजीनियर्स और यहाँ के इंजीनियर। तो वो जब जैसे चॉकलेट बड़ी बड़ी अच्छी चीजें लेके आते थे, तो मैं अपने गांव में जब पढ़ता था, तो मैं अपने दोस्तों को ले जाके बागीचे में, हम लोग बांट के खा रहे होते हैं। तो मेरे लिए दोस्त बहुत मायने रखते हैं। मैं उनके लिए कितना मायने रखता हूँ ये नहीं पता है, पर कुछ लोग हैं जो मुझे समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि यार तू जो कर रहा है ना बहुत डिफरेंट कर रहा है। मतलब हम आईएएस इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या बन गए, पर तू जो काम कर रहा है ना भाई, ये तो काम हम नहीं कर सकते। ये एक्चुअली बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी लाइफ में भले ही 2-4 दोस्त हो, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव हो और बहुत ही मोटिवेशनल हो, जो मोटिवेट नहीं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही है ना जिनको आप शेयर कर पाते हो। हाँ, मतलब एक्चुअल दिल की बात। एक्चुअली तो आप समझ नहीं पाते, लोग भी नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके अंदर क्या है वो तो थोड़े कोई जाके देखेगा। आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। मैंने किसी के लिए सोचा हुआ है, जैसे मान लो कि मैं कुछ शॉर्ट फिल्म ही बना रहा हूँ, तो अब उसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टर को लूंगा, और भी दोस्त हैं मेरे, तो वो नाराज भी हो जाते हैं। कई लोग सपोर्टिव भी हैं, जैसे हेमंत है, रवि हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, तो वो सपोर्टिव है, बोलते नहीं तुम जो भी करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, जब तुम चाहोगे बुलाना हम तब आ जाएंगे। तो ऐसे भी दोस्त हैं। मतलब मेरे एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त हैं, विपिन पटवा, तो उनके साथ हमारी हर चीज बात होती है, अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है, हंसते भी हैं, लड़ते भी हैं। तो कोई बात होती है ऐसी जिसपे हम लोगों को लाइक कुछ म्यूजिक का होता है, तो मैं उनके पास ही जाता हूँ, क्योंकि जितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है म्यूजिक को लेके। अभी उन्होंने एक फिल्म में जो मैंने एक्ट किया, उसमें
वीर सावरकर में तो उनका म्यूजिक भी है वंदे मातरम। तो ऐसे लोगों के साथ मैं मतलब उठना बैठना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, ताकि कुछ सीखने को मिले और समझने को मिले। तो अभी भी हम, मेरे जितने भी दोस्त हैं बहुत पुराने दोस्त हैं, जिनसे मतलब सारे इमोशंस हो गए उनके साथ, यू नो लाइक। लेकिन स्थायी जो इमोशन है वो सब समझ गए। वैसी ही दोस्ती है मेरी, मेरे दोस्त मेरी जान है, मतलब वाह वाह वाह। वैसा है। तो वीर सावरकर का नाम आया, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू, वीर सावरकर के थैंक लिए। यू, और बहुत अच्छा काम किया आपने, थैंक यू सो मच। बाल गंगाधर तिलक जी का रोल प्ले किया आपने और कमाल की तारीफ भी हुई है। थैंक यू सो मच। मैं अगेन इट्स यू नो लाइक फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि आप किस्मत आपकी अच्छी है, तो इस तरह का तो रोल मिलना ही एक किस्मत की बात होती है। सो बाल गंगाधर तिलक जी का आपने जो किरदार प्ले किया है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी अपने आप में एक बड़ा नाम थे, और उनके किरदार को पर्दे पर उतारना, वो कैसे, मतलब कहाँ से कैसे शुरू किया आपने, ताकि आप प्रॉपर एक, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने नहीं बोला हो कि अरे आपने अच्छा प्ले नहीं किया है, सबने तारीफ की। सबने तारीफ की। तो I'm so कुछ तो thankful. आपने क्लिक किया होगा कहीं से, तो कुछ मेहनत रही होगी। एक्चुअली क्या है कि आप कुछ ज्यादा बोलते हो तो वो ज्ञान लगता है, और नहीं बोलते हो तो लगता है इसको पता नहीं है। तो जब मुझे पता होता है तो मैं फालतू का पूछता नहीं हूँ, जब मुझे नहीं पता होता है तभी मैं पूछता हूँ। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी लोकमान्य तिलक का रोल कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो जर्नी शुरू हुई एक्टिंग की, तो अलग यू नो लाइक कैरेक्टर्स की हुई है अलग अलग, कि यार ये करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, क्रांतिकारी वाला था नहीं। पर अब मुझे लगता है कि कुछ तो है बचपन से जिसके बारे में मुझे डेजावू होता है। जितने भी मैंने काम किया बचपन से, जो मुझे जानते होंगे या जो इंटरव्यू देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ तो एग्री करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलता हूँ। कभी कभी किसी ऐसे सिचुएशन में बोलता हूँ तो मैं तो मुंह पे भी बोल देता हूँ यार बुरे हो या मतलब जो भी बोलना है, तो मेरा वैसा ही है ना, लाइक माय नेचर इज लाइक दैट, कि मैं बोल दूंगा तो बोल दूंगा। तो मैं जो बात बता रहा हूँ तो इसमें है कि कुछ तो हम लोगों ने रेवोल्यूशनरी जो किया है वो इस लेवल का नहीं है, लेकिन ये तो है कि कहीं अगर हम लोग होते आजादी के समय तो कुछ तो कांड कर दिए होते, और वो कांड में कभी कभी लगता है कि यार नो एक क्रांतिकारी अंदर, हाँ मतलब वो कांड तो कर देते, क्योंकि ऐसी कहानियां जो पढ़ी है ना बचपन में, दूरदर्शन में वो देखी है ना, जो लोकमान्य तिलक की है ना जीवनी, और बहुत सारे लोगों की, तो ये तो था। जब एक बार मुझे कास्ट किया मुश्ताक सर ने, अभी नहीं है वो, गदर 2 में भी थे, तो श्री राम सेंटर रेपर्टरी के वो वहाँ के, और उस पूरे इंस्टीट्यूट के वो जो एक्टिंग कोर्स वहाँ के आर्टिस्टिक डायरेक्टर थे, तो उनके साथ काम करने का मिला, तो स्वर्ग में चले गए, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने एक बार एक प्ले उठाया, तो उसमें मुझे खुदीराम बोस का रोल दिया, 14 साल 15 साल। तो मेरे को क्रांतिकारी बनना तो बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ कुछ ऐसा। फिर उसके बाद मैंने, एक मेरे दोस्त हैं दिल्ली के मनीष शंकर, तो वो थिएटर कर रहे थे, तो शिवाजी महाराज का रोल दिया स्टेज पे, और शिवाजी में मैं वैसे ही लग रहा था, लोग पैर छू रहे थे, मतलब। और इस तरह के रोल करने में आपको वैसा ही थोड़ा थोड़ा सोचना और बोलना भी होता है ना, लाइक बहुत सात्विक होने लगते हो। फिर कुछ यहाँ पे बॉम्बे में अजीत सर हैं, अजीत बैरोकर, इज मराठी गाय, इज वेरी गुड डायरेक्टर। तो श्याम रावत सर जो है कास्टिंग, श्याम बेनेगल सर, ये लोग कुछ सबका साइन करके एक वेब सीरीज बना रहे थे, बॉबी वेदी सर प्रोड्यूसर थे उसके, जिन्होंने बैंडिट। तो मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया गया, मैं मूछे रखने लगा था, पहले तो मैं क्लीन शेव रखता था, फिर मूछे, फिर चेंज होने लगा ना ये कैरेक्टर, तो वो सारा चीज है, तो आई कीप चेंजिंग माय नो लुक। तो उन्होंने मूछों में पहले मुझे बुलाया था, तो फर्स्ट टाइम मुझे लोकमान्य तिलक का रोल किया उन्होंने, तो मेरे को भी ये क्या करना है ये, तो मुझे लगा कि यार दे आर टेकिंग मी सीरियसली, आई हैव टू बी सीरियस फॉर दिस। पर आपने मना कर दिया था?
नहीं वो किया मैंने, मेरा मन था तो नहीं, पहले मना किया था। पहले भी मतलब मेरा, लेकिन चूंकि था कि यार कुछ कैरेक्टर बड़ा है ये, नो लाइक, और बहुत डिफिकल्ट है, तो आई कैन नो लाइक अप्लाई माई, जो मैंने सीखा है मेथड, वो कहाँ अप्लाई करूं। तो इस तरह के काम में आप थोड़े और सीरियस होते हो, आप पढ़ते हो ना बहुत ज्यादा, और जितना पढ़ते हो उतना कम लगता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने सबका साई में लोकमान्य तिलक किया, वेब सीरीज एमएक्स पे रिलीज है, तो उसमें 2-3 सीन थे, लेकिन सबको मैं परफेक्ट लग रहा था, और कोरोना के पीरियड में ये शूट किया था, तो ग्लिम्सेस मिल गया था। अजीत सर को लग गया था यार इसकी आंखों में एक भूख है एक्टर वाली, तो वो जब भी मुझे कुछ ट्राई करते हैं अलग ही ट्राई करते हैं। अभी उनकी एक फिल्म है, मैं करने वाला हूँ, बोले उन्होंने मुझसे वादा किया है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अभी देखेंगे तो सर बोलेंगे तो उसके बाद जो मुझे जो ऑफर आया ना पराग मेहता कास्टिंग कंपनी से, शाहिद इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसको पता था कि ये रोल किया है इसने। और एक बात बताऊं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, शाहिद और मेरी तब लड़ाई हुई थी, नहीं सो प्रोफेशनल मैसेज में, लोग जो है होते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोग आपके जो व्यक्तिगत ना जो एटीट्यूड और नेचर की वजह से, तो ही इज वेरी प्रोफेशनल, तो ही आस्क्ड मी कि तुम अपना वो पिक्चर भेजो ना लोकमान्य तिलक वाला, तो मैंने भेज दिया, और मेरा मन नहीं था करने का। मतलब मैं बहुत सारे, एक बार तो 2 साल तक मैंने पुलिस वाले मिल रहा है तो मैंने छोड़ दिया, रिपोर्टर्स गोल्डी बैल सर के साथ काम किया, तो मैं छोड़ देता हूँ काम बहुत ज्यादा। फिर मैंने बोला कहीं मैं टाइप कास्ट तो नहीं हो जाएगी, एक ही तरह के रोल कर रहे हो, एक ही तिलक कितनी बार करोगे। तो फिर मुझे समझाया गया पराग सर ने, शायद इन्हें सबने समझाया कि दिस इज फिल्म, दैट इज वेब, एंड फिल्म के हीरो जो है, जो वीर सावरकर का रोल कर रहे हैं, वो रणदीप हुडा है। आई वाज सो यू नो लाइक फैसिनेटेड विथ हिज वर्क, बहुत देखा, थिएटर भी उनका प्ले भी देखा है मैंने, नसीर साहब के साथ उन्होंने काम किया, इतने अच्छे एक्टर, और जिनके पीछे मैं कई सालों से लगा हुआ हूँ कि मेरे स्क्रिप्ट के लिए एक बार हाँ कर दें, तो एक्टिंग का मौका, तो फिर मुझे लगा नहीं नहीं ये लोग सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, आई हैव टू गिव ऑडिशन। और फिर वहां से जो हुआ तो मजा आ गया काम करके। कुछ दोस्त मेरे डायरेक्टर्स हैं, अभी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, वो दे वर सो सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड दे फेल्ट रिग्रेट। उन्होंने बोला मुझे, सॉरी यार संतोष, हम तुम्हें हल्के में लेते थे, एंड दिस इज आई एम थैंकफुल टू माय कास्टिंग डायरेक्टर्स पराग भाई, शाहिद एंड ऑल द टीम, दे लाइक माय परफॉर्मेंस वेरी मच, और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट और पॉजिटिव यू नो देते, जब भी मेरे पास काम नहीं होता है वो बोलते हैं ना कि तुम टिके रहो, तुम कुछ करोगे ना, लाइक, और माय डायरेक्टर रणदीप हुडा सर, लाइक हैट्स ऑफ। इस रोल के बाद तो मेरी माता जी का बहुत ट्रस्ट बढ़ गया, उन्होंने मतलब बहुत दिनों बाद उन्होंने थिएटर में फिल्म देखी और इस तरह की फिल्म, और मैंने पूछा तो बोली मजा आ गई। तो मजा आ गया उनको, तो वो सबसे मेरे लिए खुशी है। चलिए, मैं खुश हूँ। माँ के लिए बेटा एक अलग नाम कमाए तो उससे बड़ी बात। हाँ, मेरी माँ तो है भी वैसे भी, जो उन्होंने मेरे लिए किया है, कर रही है, तो उसका तो मतलब कि हमारे जहां से मैं आता हूँ, कोई आपको पैसा नहीं देता है ना, लाइक लोन नहीं चुकाता आपकी पढ़ाई के लिए, वो मेरी माता जी ने किया है, वो भी एफटीए के ना पढ़ाई करने के लिए और थिएटर की पढ़ाई करने के लिए। रणदीप हुड्डा सर एक्टर डायरेक्टर कमाल के हैं, कमाल के। हर एक इंसान जो है वो उनको उनकी परफॉर्मेंस को पसंद करता है। एज एन एक्टर तो हम उनको देखते हैं पर्दे पे, लेकिन बैक स्टेज एज ए डायरेक्टर वो कैसे है? बहुत अच्छा, इज वेरी चार्मिंग, यू नो लाइक इंस्पायर करते हैं, एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी, यू नो लाइक, एंड ही gives you know like freedom to each and everyone, and he's a very good actor, you know like method actor, you know, like, तो he has proved himself, you know, like, तो काम करके मजा है, उनके गुरु मैं बनाऊं तो वीर सावरकर, ही प्लेड वीर सावरकर, सो मैं उनका गुरु बन रहा हूँ, मुझे पर्दे पे भी वैसे लगने वाला है, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है ना आप जिसके साथ, क्योंकि आप ऑडिशन में भी आप दे रहे हो ना, कोई देने वाला अच्छा हो तो आपका ऑडिशन अच्छा होता है, जो आप घर पे बैठे बैठे ऑडिशन दे रहे हो ना, वो जो सामने आते हो ना, जब आप पब्लिक के सामने, जब लोगों के सामने जो आप सेट पे आते हो, एक्टिंग ऐसे ऑडिशन दे रहे हो, आप सेट पे जो एक्टिंग करते हो, तो
एक्टिंग इज ऐसा नहीं है ना कि केवल बैठे यहाँ पे कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है ना, उसके लिए भी तो है ना आंगिक वाचिक सात्विक आहार सब सारी चीजें मिलके बनते हैं ना। वो गिव एंड टेक होता है, वो एनवायरमेंट बनता है, वो मेकअप होता है, इतना बढ़िया मेकअप, वो कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, वो सारा कुछ आने के बाद देन यू पुट द सेंटिमेंट जो सात्विक। तो आप जब आप अब हमारे देखो ना है वो, और उसमें मैं बिलीव करता हूँ कि बिफोर एनी परफॉर्मेंस हम है ना अपने जो जो कला को समर्पित करते हैं नटराज को, सरस्वती जी को, आई ऑलवेज डू दिस, क्योंकि अगर उनका बस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे गलत हो सकता है। तो आई बिलीव इन दैट इट्स अ डिवाइन समवेयर, है ना, लाइक आप जब तपस्या करते हैं ना, आप काम करते हैं कई सालों से, तो वो आता है और वो आप समझ नहीं पाएंगे, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, नसीब भाई हैं, ओमपुरी सर थे, और इरफान भाई है ना, और भी मनोज सर, बाजपेयी सर, अमिताभ बच्चन, जितने शाहरुख खान, सब जो लोग काम कर रहे हैं वो एकदम खप गए हैं उसमें, कि तपस्या है ना वो, तो उनका काम दिखता है। रणदीप पुरा सर ने काम किया हुआ, तो उनको दिखता है एटीट्यूड वैसा कि ऐसा ही चाहिए, यही एक्टर चाहिए, सीन नहीं ऐसा हटाओ निकालो। मेरे सीन तो एक लिखे गए हैं, तो मतलब ऐसा होना तो बहुत बड़ी बात है। इवन 3 घंटे की फिल्म, 3.5 घंटे की फिल्म थी, एडिट हुई, तो मेरा सीन बचा हुआ है। वही बोला ना, किस्मत कर्म के। मुझे नहीं पता था कि मुझे पोस्टर पे लाया जाएगा, मुझे ट्रेलर में डाला जाएगा, मुझे इतना कुछ मिलेगा बस नो। हम लोग करते हैं, ऑडिशन देके छोड़ देते हैं, काम करके भूल जाते हैं, क्या होगा आपको पता नहीं है, क्योंकि यू कांट प्लान ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज डेस्टिनी। पर डू योर हार्ड वर्क एंड यहाँ पे टिको। मतलब मेरा कहना है कि धीरज लेके आओ बॉम्बे में, धीरज भले चले जाए वापस, सब्र लेके आओ। हाँ सब्र, हाँ तो वो रखना पड़ेगा, और आपको काम करना पड़ेगा, और लोगों से मिलना पड़ेगा, अपनी कमियों पे, अपनी जो खामियां हैं उन पे काम करना पड़ेगा। अभिनय क्या है? अभिनय क्या है, बहुत तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह का डेफिनेशन है। आपके लिए? मेरे लिए अभिनय है कि ना आप जिंदा हो, जिंदगी जी रहे हो। हम कोई भी कैरेक्टर, आप डिप्रेस कैरेक्टर करते हो तो आप क्या करते हो, आपको उस सिचुएशन में जाना पड़ता है। आप डिप्रेस तो नहीं होते हो ना, हंसमुख आदमी है, और तो वो जीना पड़ता है। हर आदमी अभिनेता पर्दे पे नहीं हो सकता ना, कैमरे पे नहीं हो सकते। बातें अच्छी करता है, लिखता बहुत अच्छा है, पढ़ता बहुत अच्छा है, वी कांट बी एक्टर। तो वो इन बॉर्न वो क्वालिटी है, एंड वो गुरुओं द्वारा या आपने उसको सीखा है, उसको समझा है उस भाव को, और वो जीने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें कुछ भी मैथमेटिक्स जैसा नहीं है। बहुत मतलब कोई कहीं से नहीं भी सीखा हो वो भी कर लेता है, और जिसको नहीं आता है वो सीख जाता है, पर उसके अंदर अर्ज होना चाहिए। और जीना मीन्स यार यू गो विद द लाइक फ्लो, जैसे नदी बह रही है ना, अब वो पानी जिस जहां पे भी जाएगा ना वैसा हो जाएगा। वो आपको है ना कुम्हार के वो वैसा होना पड़ेगा, मिट्टी जैसा, जिसमें थोड़े थपेड़े भी हो, उसमें नो लाइक प्रेम भी हो, और वैसा ही आकार बनेगा। वो मिट्टी जैसा आपको होना पड़ेगा, आपको पानी जैसा होना पड़ेगा, आपको हवा जैसा होना पड़ेगा, जहां जैसे जो लेके जाए आपको वो बनना पड़ेगा। आप वो नहीं कर पाओगे तो यू कांट बी एन एक्टर, आर्टिस्ट नहीं हो सकते। तो मेरे लिए अभिनय वो है कि आप जिंदगी जी रहे हो, अब आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप मजे नहीं ले रहे हो लाइफ में, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। इवन यू हैव टू लिव विद ईच एंड एवरी इमोशन। एक्टर का बस चले तो वो मर के भी जिंदा हो जाए, और उसको फिर से फील करके अरे यार ऐसे मरते हैं, पर वहां पे वो इमेजिनेशन यूज करते हैं। तो आपको जिंदगी से ही अभिनय की सीख मिलेगी, जितना आपके पास अनुभव आएगा उसको आप समझेंगे कितना। अब सबका एक जो स्टिमुलाई है वो अलग अलग है, वो कैसे कौन करता है, वो सबका अपना अपना तरीका अलग है, मेथड है। पर अभिनय एक्टिंग में आने से पहले आप नेवी में आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ ये तो मतलब ये तो कैसे, मतलब नेवी को छोड़ के एक वेल सेटल्ड जहाँ पे है नेवी, मतलब आप जहाँ पे मंथली इनकम कर रहे हैं, आपका एक नाम बन रहा है, डिफेंस है,
नहीं, जिस एज सरकारी नौकरी है और बिहार के लोगों की सरकारी नौकरी तो पता ही है आप। मुझे इसके लिए बहुत गालियां पड़ी हैं बताइए छोड़ने के लिए। नहीं, थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरे जो बड़े पापा के 2 बेटे, उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, तो घर से लोग होते हैं तो ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसे बनना है, पिक्चर देख ली सलामी तो वैसा ही बनना है ना, लाइक वैसा वाला। तो उस क्रेज में मैं वो इंडियन नेवी में गया था, बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू डू समथिंग, मतलब देश सेवा, समाज सेवा, लोगों के लिए सब काम करना है, फिर कुछ अलग वे में नो। तो जो सपना था उसको चेज करना था, तो मुझे ट्रेनिंग पीरियड में 3 महीने में समझ में आ गया था कि मुझे छोड़ना है भाई। गालियां तो पड़ेंगी, लोग मारेंगे, क्या क्या बोलेंगे, पर अगर मैं इस दिशा में जाना चाहता हूं तो अभी से वहां पे भागना पड़ेगा। और वो ही किया मैंने। मतलब मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा घर से और बहुत जगह से मुझे लोगों ने ना जो भला बुरा बोला, और लोगों ने तो ऐसा बोला कि हाउ कैन यू लीव लाइक गवर्नमेंट जॉब, लाइक कुछ लोग तो शादी के सपने ध्वस्त हो गए तो वैसा मतलब जॉब मिलना तो बड़ी बात है ना देश में, और सरकारी वो भी आर्मी नेवी और मतलब उस तरह के एयरफोर्स की। तो इंडियन नेवी, मेरे तो दोस्त भी बोलते थे इंडियन नेवी में जो आज तो बड़े बड़े चीफ पेटी ऑफिसर क्या क्या बन गए होंगे, कि हम लोग यहीं से बॉम्बे चलेंगे, वहां पे तुम स्ट्रगल करना ही हो। तो मुझे था कि मेरे दादाजी ने बोला था कि जो भी काम करना है उसमें तुमको ना महारत हासिल करनी है, ट्रेन होना है, लाइक यू हैव टू स्टडी, लाइक वो पढ़ के जाना करने के लिए कुछ भी करो। तो मुझे ये था कि एक्टिंग में जाना है, बॉम्बे जाना है, तो ऐसे नहीं उठ के जाना है। हमें ऐसे लगता था हुआ है ना जैसे स्क्रीन पे आना, तो अब पता चल रहा है कि आसान नहीं है टू क्रैक लाइक अब बनना वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए जो उसका प्रोसेस है वो दर्द भरा है, और जो भी आते हैं नए लोग, आई सपोर्ट देम। तो मैं बोलता हूँ आप भाई रुको, यहाँ पे तैयार रहना, तैयार रहो हर चीज की, हर चीज की, हर एक सिचुएशन के लिए। लेकिन उसके बाद जो मिलेगा ना तो उसको आपको एकदम फिर सब्र का फल मीठा होता है। आपको मजा आएगा एक्चुअली। आप जब खुद से रोटी बना के ना सब्जी और सब खाते हो ना, जली जली रोटियां भी ना, तो मजा आता है। फिर आप जो प्रोसेस में होते हो ना, कि मुझे जैसे मेरे छोटे चाचा जी ने पहली बार खाना बनाने सिखाया इलाहाबाद में, रोटी बना के ऐसे चले गए, मैं गोल गोल तो नहीं बना पाता था, तो धीरे धीरे सीख गए। तो बोले कि ये जो बना के खाना है अपने आप में मजेदार है। तो वैसे ही जो आप अपनी ऊर्जा से अपने खुद से जो क्रिएट करते हो ना, तो उसका जो निष्पत्ति है ना जो रस की, तो उसके बाद जो उसका आनंद आता है वो तो आनंद आप ही ले सकते हो। बिल्कुल। और आपके साथ फिर जो है लोग आपके सक्सेस में आपके साथ है। FTII पास आउट और NST से जो लोग आते हैं और मुंबई में ऑडिशन होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है या फिर उतना ही मुश्किल होता है जो बाकी के लोग हैं? नहीं, ये तो वैसी बात है कि जैसे जो एक खिलाड़ी होता है ना, वो रणजी खेल के आ रहे हो और आप स्टेट है ना इंटर स्टेट खेल रहे हो और गांव में खेल रहे हो, तो जितना आप खेलते जाओगे ना उतना ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन होगा, प्रेशराइज कि आप अब जितना ट्रेंड होंगे या जितना अच्छा करेंगे उन्हीं से ज्यादा उम्मीद की जाती है, और डांट भी उन्हीं को भी पड़ेगी। क्योंकि एक मिस्टेक लोग अगर ट्रेन ले रहे हैं किसी को, या मैंने आप DOP को ट्रेन लिया, तो मुझे तो नहीं चाहिए ना कि कोई गलत आप कर दो, मेरा शॉट खराब कर दो। तो वैसे ही एक्टर अगर वैसे लेते हैं, अच्छे एक्टर्स लेते हैं, वो नॉट ट्रेन पर वो अपने सेल्फ वो जो ट्रेनिंग ली है उन्होंने, तो वो तो मानते हैं ना कि भाई ये अच्छा है, तो उसको लेने के लिए तो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। आप अपनी टीम में IPL के विराट कोहली को ले लेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑनर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गौतम गंभीर को क्यों लिए जा रहे हैं? तो आप बड़े बड़े एक्टर्स को, अच्छे अच्छे एक्टर्स को आप ले रहे हैं, स्टार्स को क्यों ले रहे हैं? परफॉर्मेंस के लिए। तो आप जितने ट्रेंड होंगे उतने ज्यादा आप पे जो है ना, आप पे एक्सपेक्टेशंस
लोग बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे। कोई मार्क्स की बात होती है ना कि जैसे आपने जो शुरू किया है पॉडकास्ट बनी है, इसके लिए बधाई आपको। थैंक यू। तो आप ये अच्छा करेंगी तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। आप 1 लाख से सोचेंगे कि 10 लाख में जाए, 10 लाख से सोचेंगे कर, आपके लिए तो चैलेंजिंग है ना, जैसे मेरे लिए चैलेंजिंग है, किसी के लिए भी, जो भी दोज हु आर ट्रेंड फॉर, उनके लिए चैलेंज है। आप गलत नहीं करेंगे, नहीं। आपको मौका ज्यादा नहीं मिलेगा, लोग आपको गाली देने के लिए तैयार रहेंगे और उसी एक्सपेक्टेशन से आपको बुलाएंगे, और जो ट्रेन नहीं है वो थोड़ा गलत भी कर देंगे तो उनका माफ है, चल जाएगा। आपकी एक शॉर्ट फिल्म है जी, प्यारे पापा, हाँ और दूसरी है सफेद काला। जी। दोनों के बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा बता देते। प्यारे पापा एक बहुत सिंपल स्टोरी है, एक बाप और एक बेटे की। बाप जो करता है बेटा सीखता है, बाप अगर गलत करेगा तो बेटा भी सीख सकता है। चांसेस ज्यादा होते हैं, अच्छी चीजें जल्दी कम लोग सीखते हैं, उसके लिए ना लाइक डिसिप्लिन होना पड़ता है, पर बुरी चीजें जल्दी सीख जाते हैं। तो वो उस पे फिल्म है कि प्यारे पापा उनके थे और वो बुरा करने लगे थे, तो प्यारे पापा आप कैसे, तो बेटा रियलाइज कराता है। सफेद काला इज कि व्हेन यू आर इन लव, यू नो लाइक, कोई आपको डिच कर दे तो क्या करना है। सो आपका ब्लैक जो माइंड है वो रिवेंज की बात करते हैं, जब आपका सफेद व्हाइट जो है ना, जो सोल है, प्योर है, वो सब चीज माफ करने की बात करता है। दैट इज माय शॉर्ट। तो सफेद काला हंगामा पे है और प्यारे पापा जो है वो MX प्लेयर पे है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है और एक मैसेज है, तो आप लोग जरूर जाके देखें उसको। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम संतोष ओझा सर उर्फ सैम। हाँ सैम, माय गर्लफ्रेंड यूज्ड टू कॉल मी सैम। ओह, ये तो टॉपिक बाकी रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में कभी कुछ मैंने अगर जिंदगी में अच्छा किया है ना, आपका जो मैं आई विश फॉर योर चैनल, जो पॉडकास्ट आपका बहुत फेमस हो जाए, बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत बहुत जो सेलिब्रिटीज आए यहाँ पे, तो फिर कभी आप दोबारा अगर मुझे बुलाएं, मैं इस काबिल रहा तो इस बारे में बात करेंगे। और आप अच्छी हम दुआ करते हैं कि और अच्छी फिल्में करें आप। ये तो चाहिए सबसे। मैं तो जितने देखने वालों से बोलूंगा कि जस्ट प्रे फॉर मी, उनकी दुआएं ही हैं, जरूर दुआएं हैं, दुआओं की वजह से बहुत। बस मेरी नानी थी, वो कहा करती थी, पूजा करने जाती थी तो वो भोजपुरी में ऐसे ही बोलती थी कि सबका भलाई करना, मतलब सबके भलाई करें, पीठ पीछे मेरा भी भलाई करना। तो पहले सबकी भलाई करो, उसमें जो बच जाए वो मेरी भलाई कर देना। और आज के डेट में बहुत आपको मतलब वैसा होना पड़ेगा, नेकी कर दरिया में डाल, और अच्छा काम तो करते रहना पड़ेगा। आप लोग हर्ट करेंगे, आपका फायदा भी उठाएंगे, पर वो करते रहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सागर हिमालय ये सब बदलते थोड़े हैं। तो आप अपनी तासीर आप जो हो वैसा करते रहो, गुड डीड्स, आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। और आप किसी के लिए जलन बुरा सोचोगे तो उसका तो। सर हमारे चैनल के लिए अगर कुछ 2 शब्द आप बोल। टाइमलेस विथ अंजलि, टाइमलेस टेल्स विद अंजलि, इट्स अ वेरी गुड यू नो लाइक पॉडकास्टर प्लेटफॉर्म, आई थिंक ना, लाइक एक चैनल यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और अच्छे मेरी भी तारीफ कीजिए और जितने भी जो फ्रेंड्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, एक्टर्स हैं और अलग अलग जो क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको प्लीज इंटरव्यू दीजिए। एंड शी इज ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी लाइक, तो इनके चैनल को प्रमोट कीजिए प्लीज। थैंक यू। और कभी कभी मुझे भी प्रमोट कीजिए, मुझे मेरे लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगेन हमारा हाथ नहीं आ रहा है, लेकिन हम, आप मुझे संतोष बोल सकती हैं, सर बोल के लोग सैम। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ। थैंक यू।